साल पहले तक इम्तियाज़ भाई रिपोर्टिंग करते थे औरंगाबाद से। ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स एक बार पत्रकार बन गया तो वो आजीवन पत्रकार ही रहता है, उसकी सोच वैसी ही रहती है। लेकिन आप तो राजनेता भी बीते 10 सालों से आप राजनीति भी कर रहे हैं, तो आप अभी भी अपने आप को पत्रकार मानते हैं या पूरी तरह से राजनीतिक रंग आप में चढ़ गया है? देखिए, मैं 24 साल पत्रकार था, 12 साल मैं एक न्यूज़पेपर के साथ काम किया हूँ और 12 साल टेलीविज़न चैनल के साथ, और पिछले 10 सालों से मैं राजनीति के अंदर आया हूँ। लेकिन इस राजनीति के अंदर इस वजह से मैं चल पाया क्योंकि मेरे अंदर के पत्रकार को मैंने ज़िंदा रखा था, और अगर वो पत्रकार ज़िंदा नहीं रहता तो शायद मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर 28 दिन पहले कोई एक पूना से आता है एक शख्स और कहता है कि मैं इस शहर का आमदार बन जाऊँगा, और वो आमदार बन जाता है। फिर 22 दिन पहले फैसला लिया जाता है कि खासदारकी का इलेक्शन लड़ना है, मैं खड़े रहता हूँ और खासदार भी बन जाता हूँ, MP बन जाता हूँ। तो यकीनन मैंने अपने अंदर पत्रकार को ज़िंदा रखा हूँ, इस वजह से राजनीति में चल रहा हूँ। बिल्कुल, तो पत्रकार का काम होता है कि लोगों की आवाज़ बनना, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठाना। अब आप पत्रकार भी मानते हैं खुद को, राजनेता भी हैं, तो अब जब ये जो चुनावी जंग शुरू होने वाली है, जो कैंपेन आपकी शुरू होगी, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जाने वाले हैं? देखिए, एक ऐसा शहर है जिसका एक इतिहास रहा है, एक संस्कृति रही है। अभी आपने जो इस इफ्तार के कार्यक्रम के अंदर देखे, ये शहर की संस्कृति है कि यहाँ पर हर जाति, धर्म और मज़हब के लोग एक साथ मिलकर हर त्यौहार हम मनाते आए हैं करके। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर इस शहर को कहीं ना कहीं नज़र लग गई थी, जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की गई थी। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि तुमने 10 सालों के अंदर या 5 साल के अंदर क्या काम किया है, तो मैंने इन 5 सालों के अंदर जाति, धर्म और मज़हब की दीवारों को गिराने का काम किया है। मैंने इसमें भाईचारगी का एक संदेश यहाँ पर देने का काम किया है। मैंने 2 रास्ते कम बनाए होंगे, 2 डेवलपमेंट के काम कम किए होंगे, लेकिन जब तक हमारा सोशल फैब्रिक मजबूत ना हो, जब तक हम एक भाईचारगी का संदेश नहीं देंगे, तो डायरेक्टली इसका लिंक जो है वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर किसी शहर के अंदर अशांतता है, वहाँ पर है, तो माहौल ख़राब होते रहता है बार बार, तो वो शहर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, आगे डेवलप नहीं हो सकता है। तो हमने जिस चीज़ को प्रायोरिटी के ऊपर लिया था वो इसी बात को लिया था, और अब धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप आज से 5 साल पहले के शहर को आप देख लीजिएगा, वहाँ की सड़कों को देख लीजिएगा और आज की सड़कों को देख लीजिएगा। उसमें एक पानी का मसला था जो कई सालों से, जो मैं ये कहते आया हूँ कि ये पानी का मसला हमारे शहर के अंदर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा के सांसद जो जी न्यूज़ के मालिक थे, उनकी कंपनी थी जो हमारे शहर के ऊपर लादी जा रही थी समांतर नल की। सिर्फ मैं अकेला था जिसने इसका विरोध किया था। आज वो कंपनी को हमने यहाँ से खदेड़ के बाहर भेज दिया है। तो अब गवर्नमेंट की कंपनी के ज़रिए काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से करना चाहिए था उस तेज़ी से ये काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, और जो राज्य सरकार है अगर चाहे तो 2 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपये का एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की जा सकती है। तो 50 किलोमीटर की लाइन अगर पैठन से यहाँ तक आना है उसको इतने साल क्यों लगते हैं, आप समझ लीजिएगा। पिछले चुनाव में भी मैं आया था, तब भी वही समस्या थी पानी की, इस बार भी वही सवाल है। अब क्या 5 साल बाद भी वो सवाल रहेगा या आपको उम्मीद है कि मिट जाएगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि सत्ता में जब लोग आते हैं तो प्रश्नों को भूल जाते हैं। ये वही शहर है जहाँ पर आज से 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक हंडा मोर्चा निकाला था। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने महिलाओं को, पुरुषों को, नेताओं को लेकर महानगर पालिका के सामने है तो उन्होंने एक धरना आंदोलन किया था। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ के हंडे बांटे गए थे, और वो हंडे लेकर इस तरह से जश्न मना रहे थे जैसा पानी दूसरे दिन आने वाला है करके। सत्ता बदल गई। जिस वक्त इन्होंने मोर्चा निकाला था उस वक्त उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे। अब जब ये खुद सत्ता में आ गए तो फिर हमारे शहर के पानी के बारे में भूल गए। मैं तो ये चाह रहा था कि दोबारा आके आपने हंडा मोर्चा निकालना, अगर आपको वाकई में अगर लोगों की चिंता थी कि लोगों को पानी पहुंचाने का है। लेकिन सत्ता में आने के बाद अलग रंग हो जाता है और सत्ता से बाहर रहे तो अलग रंग हो जाता है। इम्तियाज़ जी, ये तो पानी की समस्या की तो आपने बात की, एक और भी कारण से ये शहर हाल के वक्त में चर्चा में रहा है और एक ऐतिहासिक घटना हुई शहर के साथ। ये शहर जो औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया और आप काफ़ी मुखर तरीके से इस नामकरण का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? मैं सिर्फ औरंगाबाद शहर के नाम का विरोध कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं देश में जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन शहरों के नाम, जिन जिन रास्तों के नाम बदले गए हैं, मैंने उसका विरोध किया है। मेरे एक शहर की पहचान है।
मैं शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ। अगर आपको किसी के नाम से देना है तो आप एक नया शहर बसाइएगा और इतना भव्य शहर बनाइए अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का कि जिस शख्स के ऊपर आप वो नाम देना चाह रहे हैं उसको मैच करना चाहिए। अरे जिस शहर के अंदर 10-10 दिन पानी नहीं आता है, उस शहर को तुम सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने घटिया राजनीति के लिए कि देखो हमने शहर का नाम बदल दिए, नाम बदलने के बाद अगर दूसरे दिन पानी आ जाता तो हम मानते थे, लेकिन आपको सिर्फ है तो कहीं ना कहीं समाजों के बीच में तेड़ निर्माण करने का है। और मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं, जो लोग इतिहास बना नहीं सकते हैं वो सिर्फ इतिहास मिटाने का काम करते हैं और आज के दौर के अंदर ये हुकूमत यही काम कर रही है। मेरा एक आपसे राजनीतिक सवाल है कि पिछली बार जब आपकी जीत हुई, आप सांसद चुने गए, तो उस वक्त ये माना गया कि जो आपके ओपोनेंट थे चंद्रकांत खैरे, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उनके वोट बैंक में सेंध लगा दी और जिसका फ़ायदा आपको हुआ। तो मुझे समझना है कि इस बार के जो गणित है या समीकरण है, आपको लगता है कि उसी प्रकार से हैं, क्योंकि शिवसेना में फूट हो चुकी है और दोनों ही शिवसेनाएं, ठाकरे वाली भी और शिंदे वाली भी, यहाँ से अपना उम्मीदवार। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को स्वीकारता ही नहीं हूँ कि मुझे किसी का फ़ायदा हुआ इस वजह से मैं जीता। हो सकता है अगर वो नहीं रहते तो वो 2.5 लाख वोट मुझे ही पड़ गए होते। ये किसने कह दिया है कि वो 2.5 लाख वोट मुझे नहीं मिलने वाले थे करके किसी और को मिलने वाले थे? मैं 2.5 लाख की लीड से और बढ़ गया होता। और दूसरी बात ये है, अब इस चुनाव के अंदर दोबारा हम सामने आ रहे हैं। चंद्रकांत खैरे साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, अब उम्र हो चुकी है तो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि अपन मुद्दों के ऊपर राजनीति करेंगे कि इस ज़िले को, इस शहर को हमको कैसे आगे बढ़ाने का है करके, विकास के मुद्दों के ऊपर। वरना तुम अगर वही पुराना घसा पीटा कैसेट लेकर आ जाएंगे कि खान पैजे का बान पैजे, हिरवा पैजे का भगवा पैजे, हाँ, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से एक बार फिर से जनता आपको नकारेगी। क्योंकि जनता चाहती है कि यहाँ पर रोज़गार हो, यहाँ पर पानी की समस्या हल हो, यहाँ पर शेतकरियों का जो मुद्दा है, इंडस्ट्री को हम कैसा ला सकते हैं, एयरलाइन कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी को और कैसा बढ़ा सकते हैं, इन मुद्दों के ऊपर अगर बात होगी तो मेरे हिसाब से लोग सुनेंगे भी और लोग साथ भी देंगे। इन चुनाव में AIMIM के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी सोच रही है अपने उम्मीदवारों को? देखिए, अभी तक तो मतलब पूरा पिक्चर ही क्लियर नहीं हुआ है। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता अमित शाह साहब आए थे यहाँ पर और उन्होंने बोले मुझे उखाड़ के फेंक देंगे करके। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रोज़ कि कौन आने वाला है मुझे उखाड़ कर फेंकने के लिए, तो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट आने वाला है करके। तो मेरा तो यही है कि भाई अगर आपको है तो आपने तो इमीडिएट डिक्लेयर करिएगा कि कौन आने वाला है, कौन लड़ने वाला है करके। जीत हार जिसकी होगी। लेकिन आप इतने बड़े नेता होकर यहाँ पर बोले थे कि मुझे उखाड़ कर फेंकने का है करके और यहाँ से कमल को दिल्ली तक पहुँचाना है, तो आपका कमल क्यों नहीं खिल रहा है यहाँ पर? आप क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन लड़ने वाला है करके? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि अमित शाह साहब यहाँ पर आने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने बोले कि साहब ये शहर को छोड़ दो, यहाँ जमने वाली नहीं है अपनी, तो अपन इसका एकनाथ शिंदे साहब के हवाले कर डालो करके। तो हो सकता है कि उन्होंने अपना जो ये था उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के गले में डाल दिया है कि तू लड़ ले बाबा, मैं नहीं लड़ता यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, पिछली बार वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आपका गठबंधन था और उस गठबंधन की वजह से हालांकि आपको एक सीट पर जीत आपको हासिल हो सकी, वंचित को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कई सीटों पर वो दूसरे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पर थे और जिसकी वजह से कांग्रेस NCP के गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार क्या ऐसा हो गया कि वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ नहीं है? देखिए, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, वरना हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि बाला साहब अम्बेडकर ने इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अभी के जो माहौल है, जो हालात है राजनीति के अंदर, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाएगी करके। किसी ने सोचा नहीं था कि चचा भतीजे एक ही घर के अंदर इस तरह से इनकी फूट पड़ जाएगी, जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब एक तरफ पड़ गए हैं और अजीत दादा एक तरफ। तो आज के माहौल के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। बाला साहब के पास अब भी ये सोचना चाहिए उन्हें कि हम कैसे एक नया समीकरण तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको साफ तरीके से कहना चाहूँगा, आम आदमी जो है वो परेशान हो चुका है इस तरह की घटिया राजनीति की वजह से कि आज किसी के साथ रहे, रात में सो रहे एक पार्टी के साथ, सुबह उठ रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो दूसरी पार्टी में चला गया है करके। तो लोग जो है वो बड़े बेजार हो चुके हैं इस तरह की राजनीति। तो अभी भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं उनके साथ जाने के लिए, आप हमारे माध्यम से ऑफर दे रहे हैं? मेरा दिल, दरवाजे, मेरा जिगर, गुर्दा सब खुला है, आ जाइए, मिल के तो करेंगे कुछ ना कुछ।
बिल्कुल, तो आपने सुना है इम्तियाज जलील को, जो कि औरंगाबाद से सांसद हैं और साथ में AIMIM के उम्मीदवार हैं। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।